कोई साथ में आएगा नहीं। साथ में इसलिए नहीं आएगा, जो मैंने पहले कहा कि जो सामाजिक आधार वाली पार्टियां वो साथ में नहीं आएंगी। राजीव जी बिल्कुल, सामाजिक आधार वाली पार्टियां और खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं, वो साथ नहीं आएंगे, ये तो तय मानिए। तो क्या एक जबरदस्त यहां पर देखा जाए कि बीजेपी के लिए परेशानी जो है वो खड़ी हो गई है? क्या बीजेपी एक ऐसी डेफिसिट में चली गई है जहां से उसे इतना ज्यादा बीजेपी ने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है कि उसे उस गड्ढे को भर पाना, इस हिसाब से देखा जाए तो भर पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए क्या आरएसएस का मुखपत्र बार बार कह रहा है, चेता रहा है कि अब मोदी जी का करिश्मा और न ही हिंदुत्व, ये दोनों राग अलापने से काम नहीं चलने वाला 2024 का। लेकिन इन सबके साथ सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, राहुल गांधी का कद जिस कदर बड़ी परेशानी का कारण है, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है आरएसएस के सामने। आरएसएस तमाम मुद्दों पर बहुत नजदीक से, बहुत गहराई से देख रहा है, लेकिन आने वाले 5 राज्यों में से 4 राज्य नजर नहीं आ रहे हैं कि कहीं दूर दूर तक उस बीजेपी की जीत होने की संभावना है। समय अभी है। हिंदुत्व का राग अलापने वाली बीजेपी क्या हिंदुत्व के सहारे 2024 का चुनाव पार कर पाएगी? आरएसएस तो खुद बोल रहा है कि हिंदुत्व का राग अब काम नहीं आएगा। क्या एक राम मंदिर सामने रख देने मात्र से क्या बीजेपी को वो मुकाम मिल जाएगा जो मुकाम 2014 और 2019 में पाई थी बीजेपी? सवाल कई हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और बुलबुलें अगर फूटने का टाइम अगर हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो खत्म होने के कगार पे है, तो फिर बीजेपी के लिए एक और करिश्माई आदमी, करिश्माई नेता कहां से पैदा होगा? या यहीं से एक दूसरा विकल्प देश खोजेगा? कई सारे सवाल आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास। राजीव जी, देखिए वो दृश्य आप याद कीजिए तो आपने भी दिखाया भी, जिस समय वो छाती ठोककर मोदी जी कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, और पीछे जो लोग तालियां बजा रहे थे उनमें से बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कई बार चुनाव लड़ते आए हुए हैं, जबकि मोदी जी का जो संसदीय जो जीवन है लोकसभा का, वो केवल 2 ही कार्यकाल का है। वो ये नहीं जान रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, मतलब मोदी सब पे भारी है, तो वो शायद इसलिए खुश होकर तालियां बजा रहे हैं, मेजे थपथपा रहे हैं कि कांग्रेस पर भारी कह रहे हैं। असली बात यह है कि वो वाकई भारतीय जनता पार्टी पर भारी है, जिसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और मोदी जो है वो अपने संगठन को किस तरीके से तबाह कर रहे हैं, और सारी लड़ाई लोगों को लग रहा है कि मोदी की असली लड़ाई कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस से नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, सबसे पहले जो लाइमलाइट में आए थे तो 2002 में आए थे। उसके बाद जब मोदी जी दंगे के बाद वहां पे गए थे, उन्होंने कहा थे कि आप राष्ट्र धर्म को निभाइए, और मोदी जी ने कहा वही तो मैं निभा रहा हूं। उन्होंने पहली जो लड़ाई की, उनका पहला जो द्वंद्व हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी ये जानते हुए भी कि ये राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, वो उनको हटा नहीं सके। उसके बाद देखिए उनकी दूसरी जो लड़ाई हुई, किस पर भारी पड़े वो 2013 जब उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसा, जो उनकी लड़ाई है वो तो छिटपुट ही है, बहुत कम है। उनकी लड़ाई का बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा मैदान जो है वो जाता है अपने ही संगठन के खिलाफ जाता है। इस दौरान पिछले लगभग 8-9 वर्षों में आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री कितने बार नागपुर मुख्यालय गए आरएसएस के केशव कुंज में, जबकि पुराने जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो नियमित रूप से 5 साल में हर बार एक बार, जैसे लोग किसी न किसी तीर्थ स्थान में जाके आ जाते हैं, किसी जगह जाके आ जाते हैं, केदारनाथ की यात्रा करके आ जाते हैं या पुष्कर में जाके आ जाते हैं, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी सारे बड़े नेता जो हैं वो नागपुर का चक्कर जरूर लगाते थे, एक बार प्रदक्षिणा करके आ जाते थे। मोदी ने आरएसएस के खिलाफ भी जो लड़ाई है वो पूरी की पूरी जीत ली है एक तरफ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगर अपने मुखपत्र में कहा है कि मोदी का जो करिश्मा है, मुझे लगता है बहुत ही साहस के साथ उन्होंने कहा है, बहुत लगता है इसका खामियाजा मोदी को तो कम भुगतना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ऑर्गेनाइजर कुछ समय के बाद इसका कोई स्पष्टीकरण न छापे कि हमने ये बात क्यों कही है, क्यों नहीं कही। आप याद कीजिए पुराने समय में भी कुछ बार आरएसएस के मुखपत्र अपने लोगों के खिलाफ लिख चुके हैं, फिर उसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ गई थी। तो मुझे लगता है उनकी ये लड़ाई जो है अब आगे कहां जाएगी। अब आगे जो उन्होंने कहा
कि आरएसएस के मुखपत्र ने कहा कि स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाना होगा, तो स्थानीय नेतृत्व तो है कहाँ? कौन से स्थानीय नेतृत्व को आप बढ़ाएंगे? स्थानीय नेतृत्व जो है पूरा का पूरा चौपट हो चुका है। और अब मोदी जो है अपने जिस तरीके से उन्होंने समांतर नेताओं को खत्म किया, साथ साथ वो स्थानीय नेतृत्व को लगातार खत्म करते आ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इन्हीं में से कोई न कोई उत्तराधिकारी जो है वो खड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने राजनाथ सिंह को, गडकरी को, ऐसे लोगों को भी किनारे कर दिया। एक समय सुषमा स्वराज थी, सुषमा स्वराज को भी उन्होंने, विदेश मंत्री वो थे, लेकिन मोदी जो थे वो ज्यादा काम करते थे। अब उनकी जो भावी लड़ाई किससे होगी? ये जो 3-4 चुनाव जो होने जा रहे हैं विधानसभा के, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, वो है उसके बाद उनकी सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी अगली, जिस पर वो भारी पड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना होगा कौन भारी पड़ेगा, वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि अब आरएसएस जो है, जिस प्रकार से उन्होंने यूपी में किया था कि जब जिन लोगों का मुख्यमंत्री बनने का नाम चल रहा था उनको हटा के आरएसएस ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर मोहर लगाई थी, वैसे ही अब लगता है कि उनकी अगली जो लड़ाई होगी वो योगी आदित्यनाथ के साथ होगी। तो सबसे पहले तो लोगों को इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए कि जो मोदी जो है वो कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने ही संगठन को लगातार खत्म कर रहे हैं और उनकी सारी लड़ाइयां संगठन के भीतर भीतर भी है। दूसरी गलतफहमी लोगों को ये दूर कर लेनी चाहिए कि हमारा जो चैनल है उसको केवल प्रगतिशील ताकतें ही देखती हैं। मुझे लगता है कि आरएसएस वाले भी हमारे चैनल को बड़े ध्यान से देखते हैं, इसीलिए शायद हम लोग 3 मिलियन के पार हो गए हैं। आप देखिए, ये बात हम लोग बार बार उठा रहे हैं कि कर्नाटक की हार के बाद मोदी के विकल्प की तलाश शुरू हो जाएगी और मोदी जो है वो अकेले पड़ते जाएंगे। अभी आप देखिए मोदी जी के साथ कौन है, मोदी जी अब लगातार अकेले पड़ेंगे। इसलिए उन्हें बहुत छाती ठोक ठोक के कहना पड़ रहा है कि एक अकेला सब पर भारी। अभी तक वो किस पर भारी थे? भारत पर भारी थे, भारत के लोकतंत्र पर भारी थे। भारत के लोकतंत्र को जिस तरीके से चौपट किया, उससे आप समझ जाइए कि अब सब लोग मानने लगे हैं कि भाई वाकई ये आदमी भारी है या नहीं है, लेकिन बोझ जरूर है। और अब विश्व इसको समझने लग गया है। अमेरिका जब जाएंगे तो अमेरिका में संदेश पहुंच चुका रहेगा कि भाई यह जो बोझ है भारत से चला रहा है, ये विश्व पर बोझ ना बन जाए। इसलिए एक सतर्क, लोकतांत्रिक रूप से एक सतर्क जो देश है, उसने वहां पर एक तरह से घंटी बजा दी है कि आप किसको इनवाइट करने जा रहे हैं। तो ये जो बोझ है अकेला भारी है, ये बहुत पे भारी है। और इसके पहले कि लोग समझ जाएं कि केवल भारत पर ये बोझ भारी नहीं है, ये लोकतंत्र पर हो सकता है, वैश्विक लोकतंत्र पे हो सकता है। विश्व की जो नागरिक चेतना है, स्वतंत्रता की चेतना है, इस पर भारी न पड़ जाए। इसके लिए वहां के जो सजग लोग हैं उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि उनको 23 तारीख को किस प्रकार से रिसीव किया जाएगा, 22-23 तारीख के आसपास। दूसरी घटना जो है विपक्ष की एकता के बारे में, अंतिम बात केवल बहुत संक्षिप्त में कह दूं कि विपक्षी एकता जो है 23 के बाद शेपअप होनी शुरू होगी, निश्चित रूप से एक आकार लेगी। और अगर 1-2 काम हो जाते हैं, खासकर किसका नेतृत्व कौन करेगा, दूसरी बात मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो है वो अगर तय हो जाए तो एक बड़ी बात होगी। और अंतिम बात, ऑफिशियली अधिकृत रूप से ये घोषणा कर दे कि हम 15-16 जो भी लोग आते हैं, हम 15-16 पार्टियां मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगी। तो जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस बोझ से छुटकारा पाने की अपनी जो प्रक्रिया है उसको तेज कर देगी। राजीव जी, कितना भी तेज कर ले, लेकिन अभी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। दलदल में जब पैर हो, एक पैर फंस जाए तो दूसरे पैर को निकालने आप जाते हैं तो दूसरा पैर और भी, तो इस प्रकार आप बिल्कुल फंसे रहते हैं। वही हाल हो चुका है, आप बिल्कुल दलदल में इस ढंग से फंस चुके हैं कि आपका निकलना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमारा काम है सचेत करना हर पक्ष के लोगों को। खबर जो है वो खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम तो बैठ करके सिर्फ गप हाँकते हैं, लेकिन गलतफहमी में मत रहिए दोस्तों। गप नहीं, हम फील्ड में भी जाते हैं और कई बार आपने देखा ही है फील्ड में जाकर के। और फील्ड का बहुत बड़ा तंत्र है, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। 65 साल का हमारा जो अखबार है उसका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके जरिए सारी चीजें हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि कर्नाटक चुनाव के दौरान हम लोग लगातार 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक, मैं खुद और प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, हम लोग कर्नाटक की खाक छान रहे थे, बारिश हो धूप हो जिसमें भी, लेकिन वहां से जो हम दे रहे थे रिजल्ट वही आया जो हम वहां से बता रहे थे।
तो ये आपको समझना है, दूध का दूध और पानी का पानी आपको निकालना है उसमें से। ये बीजेपी के लोगों के लिए भी, आरएसएस को भी जरूरत है और ये कांग्रेस के लोगों की भी जरूरत है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में देखा जाए राहुल गांधी का कद पहले से बढ़ता हुआ और दबाव जो है, जैसे जैसे राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है